जय हिंद। वेलकम दोस्तों, आज हम लेकर आएंगे हैं हमारे बायोलॉजी का चैप्टर 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपन बायोलॉजी के चौथे चैप्टर का, जिसका नाम है जिसका क्या नाम है जनन से संबंधित रोगों के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है उसमें कहा गया है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। यानी कि मान लीजिए कहीं पर अगर जनसंख्या काफ़ी अधिक हो जाती है तो वहाँ क्या क्या समस्या आ सकती है। इसके लिए हमारे पास विकल्प दिया हुआ है। आय में कमी, यानी कि किसी आदमी की सैलरी में कमी आ सकती है। ठीक है। ज़मीन में कमी, मान लीजिए किसी के पास अगर 1 बीघा खेत था, अगर उसने 4 बच्चे पैदा किए तो उसका ज़मीन तो 4 भागों में बट जाएगा। ठीक है। अगला है खनिज पदार्थ की कमी, यानी कि जहाँ कोई चीज़ खनिज पदार्थ एक व्यक्ति को 4 किलो मिल रहा है, तो फिर अगर वहाँ 4 व्यक्ति हो जाएंगे तो उसको 1-1 किलो मिलेंगे। तो वहाँ खनिज पदार्थ की भी कमी हो गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर इनमें से सभी। ठीक है। और अगर आपने इससे पहले का 3 लेसन का आपने ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो उसका ऑब्जेक्टिव एक बार आप जाके ज़रूर देखें। मैं उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है। यानी कि नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन है जो जन्म नियंत्रण की शल्य विधि, यानी कि जो डॉक्टरों के द्वारा की जाती है। इसके लिए हमारे पास पहला विकल्प दिया हुआ है वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, या फिर ए तथा बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जो जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है जो डॉक्टरों द्वारा की जाती है ऑपरेशन के माध्यम से, वो हमारा है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। दो का राइट सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है। यानी कि नीचे दिए हुए विकल्पों में से जन्म दर नियंत्रण करने की विधि कौन सी है, जनसंख्या नियंत्रण करने की विधि कौन सी है। तो इसका जो विधि है वो है IUCDS। IUCDS यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया को कहते हैं। यानी कि महिलाओं में जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो बंध्याकरण किया जाता है शल्य क्रिया द्वारा, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसको वैज्ञानिक विधि में क्या कहते हैं। उसको जो वैज्ञानिक विधि में कहते हैं वो होता है हमारा नलिका उच्छेदन। यानी कि जिस नलिका से अंडो उत्सर्जन होता है उस नलिका को बांधकर काट दिया जाता है, नहीं काट कर बांध दिया जाता है, उसे ही कहा जाता है नलिका उच्छेदन। ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है 4 नंबर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में कौन सा यौन संचारित रोग है। यानी कि कौन सा रोग है जो यौन के माध्यम से संचारित होते चला जाता है। तो आप सब जानते हैं कि यौन से संचारित होने वाला रोग है एड्स। ठीक है। एड्स यौन के माध्यम से संचारित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यौन संचारित रोग है, यानी कि नीचे दिए हुए विकल्पों में से चारों में से कौन है जो यौन संचारित रोग है जो यौन क्रिया द्वारा होता है। तो देखिए, खसरा तो ऐसे ही होता आता है, टीबी भी वायरस के कारण होता है, और टाइफाइड भी वायरस के कारण होता है। तो जो यौन संचारित रोग है वो है गोनोरिया।
गोनोरिया यौन संचारित रोग है जो यौन करने की वजह से होता है। ठीक है, तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी, गोनोरिया। यह है यौन संचारित रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग है? विषाणु मतलब होता है वायरस, यानी कौन सा रोग है जो वायरस द्वारा फैलता है? ये हमारा स्टार मार्क्स वाला क्वेश्चन हो गया एग्जाम के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए हमारे पास विकल्प है फ्लू, पोलियो, एड्स या फिर इनमें से सभी। यानी कि इनमें से कौन है जो विषाणु जनित है, वायरस के द्वारा फैलता है? तो जो वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है वो देखिए, फ्लू भी फैलता है वायरस से, पोलियो भी वायरस से फैलता है और एड्स भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से सभी डी। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है हमारे पास, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखने की आवश्यक है? यानी कि जनन स्वास्थ्य के लिए, यानी कि जब हम यौन क्रिया करते हैं उसके बाद जो जनन होता है उसके स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए हमारे पास जो विकल्प है उसको पढ़ते हैं। पहला विकल्प है यौन संचारित रोग से बचाव, यानी कि यौन क्रिया द्वारा जो रोग होता है उससे बचाव। गर्भपात करना, गर्भवती का समुचित देखभाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से सभी। हमें ऊपर लिखित तीनों बातों का ध्यान रखना होता है जनन स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिंग जांच के लिए कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? यानी कि नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सा जांच विधि है जो कि किसी और कार्य के लिए बनाया गया था लेकिन उसे डॉक्टर द्वारा लिंग जांच के लिए दुरुपयोग किया जाता है? ठीक है, तो वो है अम्नियोसेंटिस, वो है अम्नियोसेंटिस। ठीक है, अम्नियोसेंटिसिस। ठीक है, लिंग जांच के लिए कौन सी विधि जो अधिक दुरुपयोग किया जाता है? यानी कि इस अम्नियोसेंटिटिस के लिए को किसी और की जांच के लिए बनाए गए थे लेकिन इसका जांच लिंग जांच के लिए किया जाता है। ठीक, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है? यानी कि जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो गर्भ निरोधन यानी कि गर्भपात में भ्रूण को नष्ट करने के लिए जिस गोली का उपयोग किया जाता है वो गोली का क्या नाम है? तो वो गोली है माला डी, माला एन और सहेली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा इनमें से सभी राइट आंसर है। ये सारी तीनों गोलियां हैं जो गर्भ निरोधक के लिए उपयोग की जाती हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन रोकने के शल्य विधि को कहा जाता है? यानी कि जो निषेचन रोका जाता है, निषेचन रोकने की शल्य विधि यानी जो डॉक्टरों द्वारा प्रयोग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो वो है वेस्केटोमी तो है ही, ट्यूबेकोटोलाइट है ही, एमटीपी है ही। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। ठीक है, निषेचन रोकने की शल्य विधि इनमें से तीनों है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? यानी कि नीचे चारों विकल्पों में से कौन सा है जो कि यौन द्वारा संचारित होता है एक शरीर से दूसरे शरीर में यौन के माध्यम से? तो वो है सिफिलिस। ठीक है, जो यौन के माध्यम से ही एक दूसरे के शरीर में संचारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? यानी कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी?
तो देखिए यह क्वेश्चन दो तरीकों से पूछा जा सकता है। एक तो पहले कि प्रथम जनगणना कब हुई थी, और फिर पूछा जा सकता है कि पूर्ण जनगणना कब हुई थी। तो जो प्रथम जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी, जो कि पूरी जिसमें हर चीज़ों का जनगणना में नहीं की गई थी। लेकिन जब जनगणना 1881 ईस्वी में की गई थी तो वो पूर्ण जनगणना हुई थी। ठीक है, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रथम जनगणना और पूर्ण जनगणना में अंतर है। ठीक है, तो प्रथम जनगणना हुई थी हमारी 1872 ईस्वी में। बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पर उच्च मृत्यु दर के कारण, यानी कि जब उच्च मृत्यु दर यानी जब जन्म दर से अधिक मृत्यु दर हो जाए, इसके कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। यानी कि जब जन्म दर कब और मृत्यु दर अधिक हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? कि हम उसे जनसंख्या घनत्व कहेंगे, जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। तो उसे हम कह सकते हैं कि जनसंख्या का अवनवन हो रहा है, यानी कि जनसंख्या गिर रही है, जनसंख्या नीचे की तरफ जाने को हम जनसंख्या अवनवन कह सकते हैं। ठीक है, तो उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास यानी कि तेजी से जनसंख्या का नीचे गिरना क्या कहलाता है? तो वह जनसंख्या अवनमन कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो क्वेश्चन का नंबर टाइप करें कमेंट में, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सहेली, जो कि मादा गर्भ निरोधक गोली है, इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि सहेली जो गर्भ निरोधक गोली है, इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है? क्या इसका प्रयोग रोजाना करना होता है, साप्ताहिक, तिमाही यानी कि 3 महीने पर, या फिर मासिक 1-1 महीने पर हर बार करना पड़ता है? तो सहेली जो कि गर्भ निरोधक गोली है, उसका सेवन किस तरह से किया जाता है? उसका सेवन साप्ताहिक किया जाता है, यानी कि उसको सप्ताह में लेना, एक बार लेना जरूरी होता है। ठीक है, सहेली जो कि गर्भ निरोधक गोली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास RU-486 यानी कि RU-486 दवा प्रयोग की जाती है किस काम के लिए? तो जो RU-486 दवा होती है वो प्रयोग की जाती है गर्भपात कारक के रूप में। यानी कि जब शिशु का जन्म होने वाला रहता है उससे पहले महिलाओं को यह गोटी दी जाती है, जिससे क्या होती है, ग्रीवा पतला और संकुचन मतलब हो जाता है, जिससे गर्भ बच्चों को जन्म देने में आसानी रहती है। ठीक है, तो ये है दवा है RU-46। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो गर्भपात के लिए किया जाता है, जिससे योनि संकुचित मतलब होती रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, यानी कि जो प्रथम बार जो मानव जनसंख्या विस्फोट हुआ, प्रथम बार मानव जनसंख्या अत्यधिक बढ़ी, वो किस कारण से बढ़ी थी? इसके लिए हमारे पास विकल्प दिया हुआ है कृषि, औद्योगिकीकरण, अल्प आयु विवाह, या फिर सभ्यता में परिवर्तन। तो कृषि मतलब होता है खेती करना, यानी कि क्या खेती करने के लिए सबसे पहले मानव जनसंख्या विस्फोट हुआ था? तो यह तो ऑप्शन हमारा गलत ही हो गया। फिर औद्योगिकरण, तो औद्योगिकरण तो 1750 ईस्वी में आई थी, तो उससे पहले से ही पूछा जा रहा है। तो वो है अल्प आयु, यानी कि कम उम्र में विवाह करना, ये जनसंख्या विस्फोट का प्रथम कारण था। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, तो वो है अल्प आयु विवाह। अल्प आयु विवाह बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है। ठीक है, तो अल्प आयु विवाह प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण साबित हुआ है। ठीक है, अल्प आयु विवाह सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मादा में मुखी है, यानी कि मादा की योनि पर ही गर्भ निरोधक किसे रोकती है, यानी कि गर्भ निरोधक जो दिया जाता है वो मुख पर किस चीज को रोकती है, यानी कि यहाँ पर ही किस चीज को रोक लिया जाता है, तो ये रोक लिया जाता है योनि में शुक्राणु का प्रवेश, यानी कि मादा में मुख्य गर्भ निरोधक जो दिया जाता है उस वजह से क्या हो गया, योनि पर ही शुक्राणु का प्रवेश रोक लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, यानी कि जन्म नियंत्रण की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा ना हो, इसके सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, तो इसकी सबसे उपयुक्त विधि है बंध्याकरण करवाना। ठीक है, यानी कि यह पुरुष और महिलाओं दोनों में किया जाता है, जिसे हम नसबंदी कहा जाता है, आसान भाषा में उसको वैज्ञानिक भाषा में बंध्याकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है, यानी कि हमारे भारत में जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, यानी कि जो भारत में केंद्र सरकार के तहत जो औषधि यानी कि दवाई अनुसंधान दवाई बनाने वाले संस्थान है, उसके द्वारा कौन सा गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई थी, उस गोली का क्या नाम है, तो उस गोली का नाम है सहेली। यह भी हमारा स्टार मार्क्स वाला क्वेश्चन हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम में इस तरह से रह सकता है कि सहेली का निर्माण किस संस्थान द्वारा किया गया था, तो उस संस्थान का नाम है केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान द्वारा। ठीक है, सहेली का यहाँ सहेली गोली तैयार की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है, यानी कि नीचे दिए हुए में से कौन है जो प्राकृतिक विधि नहीं है। पहले आप ये जान लें कि जन्म दर नियंत्रण की कितनी विधियां हैं, तो जन्म दर नियंत्रण यानी कि जन्म नियंत्रण की कितनी विधि है, तो इसको मैं आपको बता दूं, इसकी 3 विधि है। पहली विधि है यांत्रिक विधि, यांत्रिक जिसमें कंडोम हो गया, कॉपर टी हो गया, कॉपर टी, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारे पास यांत्रिक विधि हो गई। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरी विधि है वह दूसरी विधि है प्राकृतिक विधि, सॉरी फिर से बताता हूँ, जन्म दर नियंत्रण कितनी विधि बताई मैंने, 3 विधि। पहला यांत्रिक विधि, दूसरा हो गया शैल्य विधि, और तीसरा हो गया रासायनिक विधि जिसमें क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यांत्रिक विधि में हमारा क्या आ जाएगा, कंडोम आ जाएगा, कॉपर टी हो जाएगा, लूप आ जाएगा। ये हो गया हमारा यांत्रिक विधि जिसमें यंत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरा हमारे पास शैल्य विधि, शैल्य विधि में बंध्याकरण हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा, वैसेक्टोमी हो जाएगा, और रासायनिक विधि में क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है गर्भ निरोधन को रोकने के लिए। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक थ्योरिकल वीडियो बना दूंगा, कमेंट में आप मुझे ज़रूर लिखेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है, यानी कि नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन है जो प्राकृतिक विधि नहीं है। तो ये देखिए, ये है बाह्य स्खलन, यानी कि शुक्राणु एवं अंडाणु को
बाह्य स्खलन कर देना, ये तो प्राकृतिक विधि हो गई। शुक्राणु एवं अंडाणु को बाहर स्खलन कर दीजिए। फिर है आवधिक संयम, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर शुक्राणु एवं अंडाणु को ज़्यादा दिन तक रखे तो वो नष्ट हो जाएंगे। फिर स्तनपान अनावर्तन, ये तो स्तनपान अनावर्तन हो गया, ये रासायनिक विधि हो गई। ठीक है, तो इनमें से जो प्राकृतिक विधि नहीं है वो है वैसेक्टोमी, ये प्राकृतिक विधि है। और जो वैसेक्टोमी है ये है शल्य विधि, जो डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। तो 21 का हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर, वैसेक्टोमी। ठीक है, अगला देखते हैं। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, यानी कि जो जनसंख्या होती है वो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या के अध्ययन आप सब भी जानते हैं कि जनसंख्या के अध्ययन को हम डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतान उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है? यानी कि संतान उत्पत्ति नियंत्रण, यानी कि संतान उत्पन्न करने पर नियंत्रण करने के क्या उपाय है? इसके लिए विकल्प दिया हुआ है। हार्मोनल विधि है, यानी कि शरीर में जो भी हार्मोन है उसको कंट्रोल करके, या फिर प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि मैंने बताया है, या फिर अंडाणु एवं शुक्राणु को बाहर स्खलन करके, या फिर यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में जैसे कॉन्डम और एवं कॉपर्टी लूप इत्यादि का प्रयोग करके। तो इनमें से तीनों हो गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संतान उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है? तो ये तीनों उपाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के लिए सबसे सही ड्रग क्या है? और ये देखिए यहाँ ड्रग कह रहा है, DRUG, ड्रग मतलब होता है दवा। लेकिन जहाँ ड्रग्स लिखा जाएगा, ड्रग्स मतलब हो जाए कोई नशीली चीज। इस ड्रग का मतलब दवा, और ये ड्रग्स मतलब हो जाएगा नशीली चीजें। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एड्स के लिए सबसे सही ड्रग है, यानी कि एड्स जो बीमारी हो जाता है उसके लिए सही ड्रग क्या है, बिल्कुल सही दवाई क्या है? तो एड्स के लिए सही दवाई है जीडोव्यूडाइन नामक दवाई, जो है एड्स के लिए सबसे सही दवाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन इंडिजन जांच द्वारा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिजन जांच हुआ था उसके द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? यानी कि ऑस्ट्रेलियन इंडिजन जांच जो किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, इसके द्वारा किस बीमारी का पता लगाया गया है? तो वह बीमारी है हेपेटाइटिस बी। ऑस्ट्रेलियन इंडिजन जांच द्वारा हेपेटाइटिस बी का पता लगाया है, जो कि एक यौन संचारित रोगी है। यौन संचारित कई रोग है, 5 और 6 रोग है। ठीक है, तो उनमें से एक है हेपेटाइटिस बी, जो कि ऑस्ट्रेलियन इंडिजन द्वारा जांच करके पता लगाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी हार्मोन रिलीजिंग IUCD है? यानी कि हार्मोन रिलीजिंग दवाई है, जो कि हार्मोन रिलीज करती है, वो कौन सी दवाई है? तो वो दवाई है LNG-20। LNG-20 राइट, हमारा राइट ऑप्शन है 26 का डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल अब एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुके हैं, तो आप लोग बिल्कुल जो भी पढ़े मन से पढ़े। और इस YouTube चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव की काफ़ी अच्छी तैयारी हो रही है, तो प्रॉपर देखें, एवं हिंदी इंग्लिश का भी ज़रूर देखें। ठीक है,
इन सब का मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, यानी कि मॉर्निंग आफ्टर पिल्स होता है, पिल्स के बाद पिल्स जो होता है, इससे गर्भधारण को रोका जा सकता है यदि इसे 24 घंटे के अंदर लिया जाए। यानी कि इसे कितने घंटे के अंदर लिया जाएगा तो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसको जब 72 घंटे के अंदर ले सकते हैं तो ये रोका जा सकता है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैंडिडियोसिस का कारण है, यानी कि जो कैंडिडियोसिस रोग है उसका क्या कारण होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, कैंडिडियोसिस का कारण है, कैंडिडियोसिस का कारण क्या है, तो कैंडिडियोसिस का कारण होता है योनि में ईस्ट का होना। ईस्ट जो कि एक जीवाणु है, वो उसका योनि में प्रवेश हो जाने से कैंडिडियोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नर में एंड्रोपॉज किसके समतुल्य है, यानी कि नर में एंड्रोपॉज होना किसके समतुल्य है। ठीक है, समतुल्य का मतलब होता है बराबर और तुल्य, बराबर और तुलना करना, किसी दूसरे से तुलना करना। जैसे कोई अभी पढ़ाई कर रहा होगा तो कोई अभी खेल रहा होगा, तो ये इसके तुल्य में दूसरा व्यक्ति खेल रहा है। तो उसी तरह यहाँ कहा गया है नर में एंड्रोपॉज किसके समतुल्य है, तो नर का तुलना मादा से किया जाएगा, तो वो है फीमेल मेनोपॉज से। ठीक है, बिल्कुल आप इसका उल्टा सोच सकते हैं, फीमेल मेनोपॉज। यहाँ लिखा हुआ है नर एंड्रोपॉज, तो यहाँ लिखा है फीमेल मेनोपॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अगला क्वेश्चन है सिफिलिस के लिए सबसे प्रयुक्त जात है, यानी कि जो सिफिलिस रोग है यौन संचारित रोग, इसके लिए सबसे प्रयुक्त जांच क्या होता है। यानी कि सिफिलिस नामक अगर किसको यौन संचारित रोग हो गया तो उसके लिए वो कौन सी जांच करवा सकता है। उसके लिए जो सही जांच है वो है VDRL। VDRL बिल्कुल सही जांच है, जिनको सिफिलिस नामक रोग है उसके लिए VDRL बिल्कुल सही जांच करवा सकते हैं। 30 का हमारा सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है। यानी कि जो जन्म दर नियंत्रण करना होगा तो उसके लिए हमें कौन सी रासायनिक विधि अपने उपयोग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं, यह है कंडोम। कंडोम तो हमारा यांत्रिक विधि होता है, यह एक यंत्र होता है कंडोम। ठीक है, इसका चित्र सही नहीं बना, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह का हमारा कंडोम होता है, ये तो हमारा यांत्रिक विधि हो गया। फिर लूप होता है, लूप भी यांत्रिक विधि होता है। फिर है हमारे पास डायफ्राम, डायफ्राम भी यांत्रिक विधि है। तो जो हमारे पास रासायनिक विधि है वो है जेली क्रीम। जेली क्रीम आती है, फोम होता है, जेली क्रीम फोम टाइप का होता है। ठीक है, जिस तरह शादी पार्टी में जाते थे स्प्रे आता नहीं है फोम टाइप का, उस तरह का होता है एक जेली क्रीम। ये है रासायनिक विधि। ठीक है, जो कि जन्म दर नियंत्रण के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक है गर्भधारण रोकने के लिए तथा IUCD के लिए। फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में कौन यांत्रिक तकनीक है, कौन है जो यांत्रिक तकनीक है जो यांत्रिक विधि से की जाती है और गर्भधारण रोकने के लिए तथा IUCD के लिए। IUCD के लिए कौन सी यांत्रिक तकनीक है जिसमें यंत्र का यूज किया जाता है किसी
उत्पाद के यानी कि किसी प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन है हमारे पास कॉपर टी। कॉपर टी क्या होता है, टी आकार की रचना होती है और इसमें तांबा लगा होता है और इसके संपर्क में शुक्राणु के आने से शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। तो ये होता है कॉपर टी। ठीक है, तो यह है हमारा यांत्रिक तकनीक गर्भधारण को रोकने के लिए कॉपर टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है। यानी कि जो मादा जनन भाग है उसमें जो भाग होता है ग्रीवा, तो ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए क्या लगाया जाता है, तो वो है डायफ्राम। डायफ्राम ग्रीवा के ऊपर लगा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरोन से क्या तात्पर्य है। यानी कि गर्भ निरोधक गोली जो गर्भधारण को रोकती है जो गोली, उसमें जो निहित यानी कि उसमें जो प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या मतलब है, वो क्या काम करता है। तो जो भी गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो गर्भ निरोधक गोली जो है वो महिलाओं के लिए होता है और वो उससे क्या होता है, उसमें महिलाओं के मादा भाग से अंड उत्सर्जन यानी कि अंडाणु का उत्सर्जन ही रुक जाता है। ठीक है, अंडाणु का उत्सर्जन रुक जाता है। अंड उत्सर्जन को रोकना, अंडाणु का उत्सर्जन ही रुक जाता है। इस वजह से ये गर्भ निरोधक गोली यही काम करता है, वो अंड उत्सर्जन को ही रोक देता है, अंडाणु उत्सर्जन को। अगला क्वेश्चन है एक गर्भ निरोधक गोली अंड उत्सर्जन को किस प्रकार रोकता है। यानी कि अभी जो हमने 34 नंबर क्वेश्चन में पढ़ा कि गर्भ निरोधक गोली प्रोजेस्टेरोन में किस प्रकार कार्य करता है, तो वो अंड उत्सर्जन को रोक देता है। तो लेकिन अंड उत्सर्जन को यह किस प्रकार रोकता है, तो जो अंड उत्सर्जन के लिए जो चीज़ें होती है वो होता है उससे पहले FSH एवं LH। जब पहले FSH एवं LH रहेगा शरीर में तभी हो पाता है, और जो गर्भ निरोधक गोली होती है वो FSH एवं LH के उत्पादन को रोक देती है। ठीक है, तो एक गर्भ निरोधक गोली अंड उत्सर्जन को FSH एवं LH को रोककर अंड उत्सर्जन को रोक देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि PCR। पॉलीमेर चेन रिएक्शन PCR किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है। तो PCR किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है, कौन सी बीमारी के लिए प्रयुक्त होता है। तो PCR जो यौन संभावित क्रिया से ही प्रयुक्त होगा, तो ये है जेनिटल हेरपेस से प्रयुक्त होता है। PCR जो जांच की प्रक्रिया होती है PCR, ये जेनिटल हर्पेस के लिए प्रयुक्त होते हैं, जेनिटल हर्पेस के जांच के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो 36 का ए हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गोनोरिया। गोनोरिया क्या है, गोनोरिया क्या है, गोनोरिया क्या है, ये क्या है, ये एक बैक्टीरियल रोग है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। यह यौन रोग भी है और यह STD भी है, सेक्स डिटर्मिनेशन डिजीज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास इनमें से सभी। ठीक है, 37 का डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अवरोधक तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। यानी कि जो अवरोधक तकनीक है यानी कि जो अवरोध उत्पन्न करेगा
अवरोधक तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है? यानी कि नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन है जो अवरोध तकनीक यानी कि जो अवरोध उत्पन्न करता है, नियंत्रण के लिए अवरोध उत्पन्न करता है, वह कौन सा है? तो वो होता है कंडोम, वेजिनल पाउच और डायफ्राम, जो कि अवरोध उत्पन्न करता है अंडाणु एवं शुक्राणु को निषेचन होने से। तो वो हो जाएगा इनमें से सभी हमारा राइट आंसर 38 का डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है? यानी कि किस हिस्से में योनि में शुक्राणु योनि में प्रवेश तो करता है, लेकिन वह किस हिस्से में मारा जाता है? किस हिस्से में योनि में प्रवेश करता है और पुनः मारा जाता है? तो वो है योनि और ग्रीवा में। जैसे ही शुक्राणु अंदर प्रवेश करेगा तो वो योनि में और ग्रीवा में मारा जाएगा, क्योंकि अगर वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया तो वहाँ निषेचन हो जाएगा उसका। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, योनि और ग्रीवा में। अगला क्वेश्चन है, गोनोरिया एवं सिफिलिस कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? इनके गोनोरिया और सिफिलिस यौन संचारित रोग है, यह कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है, किन कहाँ? तो ये पूरे पूरे विश्व में पाई जाती है, कहीं अधिक नहीं पाई जाती, क्योंकि ये यौन संचारित रोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमित रोग है? यानी कि नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन है जो यौन संचारित रोग है, जो यौन क्रिया द्वारा फैलता है? तो यह है हेपेटाइटिस बी। इसकी खोज कहाँ की गई थी? तो एक इसकी खोज ऑस्ट्रेलिया में की गई थी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, जेनिटल वॉर्टस एक विषाणु जनित रोग है जो किससे होता है? यानी कि जो जेनिटल वॉर्टस रोग है, विषाणु जनित रोग, वो किससे फैलता है? ये फैलता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस द्वारा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस द्वारा फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? यानी कि भारत में परिवार नियोजन का कार्य कब आरंभ हुआ था कि आप कम परिवार बनाए और शांति से जिए, चैन से, सुख से जिए? तो ये कब नियोजन कब आरंभ किया गया था? ये आरंभ किया गया था 1952 ईस्वी में। आप सोच सकते हैं कि सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले परिवार नियोजन कहाँ अपनाया गया था? तो वो हमारे भारत में ही अपनाया गया था 1952 ईस्वी में। तो ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है 43 का। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय में कम हो जाती है। ठीक है, जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। तो 44 का ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है, तो जनसंख्या अधिक होगी तो प्रति व्यक्ति आय भी घट जाएगी। फिर जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, बहुत से लोग आएंगे तो जन स्वास्थ्य का ये भी घट जाएगा, और इनमें से सभी तो होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर है प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी यदि जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को कहते हैं? यानी कि जो परिवार नियोजन में जो बंधेयकरण होता है, इसमें शुक्रवाहिनी को, यानी कि जो शुक्राणु का वाहिनी होता है, इसको काटकर बांध देने की विधि को कौन सी विधि कहा जाता है? तो ये जो कि पुरुषों में होता है, जैसे शुक्रवाही की, यानी कि शुक्राणु के आने वाले नली को काटकर बांध दिया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को हम कहते हैं वैसेक्टोमी,
वैसेक्टोमी जो कि नर भाग में होता है, यानी कि पुरुषों में होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह आपको 45 ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा, और आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं इसी तरह के अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश का वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जय हिंद।